हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फोटोसिंथेसिस पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बिफोर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें टॉपिक आया था फोटोफॉस्फोरिलेशन, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। देखो, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहते किसे हैं। शॉर्ट में यदि हम याद करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। हम लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण। एटीपी से एटीपी का संश्लेषण, जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि फोटोसिंथेसिस में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होगा और उससे क्या मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके एडीपी से किसका संश्लेषण करना, एटीपी का संश्लेषण करना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। जो ये प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण है इसकी खोज ओर्नन एवं उनके साथियों ने की थी। एक साइंटिस्ट थे ओर्नन और उसके साथियों ने प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण की खोज की थी, फोटोफॉस्फोरिलीकरण की खोज की थी। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। एक होगा चक्रीय फास्फोरिलीकरण और एक होगा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम लिख सकते हैं चक्रीय प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण और दूसरा हम लिख सकते हैं अचक्रीय प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। अभी हम दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, इस लेसन से अंतर जरूर आएगा, चाहे PS1 और PS2 में अंतर पूछे, साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर पूछे, और डार्क और लाइट रिएक्शन में अंतर पहुंचे। तो चक्रीय और अचक्रीय जो फास्फोरिलीकरण है उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। पहला अंतर हम देखते हैं, इसमें PS1 भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेगा, इसमें PS1 भाग लेगा, यानी फोटो सिस्टम 1 भाग लेगा। और इसमें हम अंतर देख सकते हैं, इसमें PS1 एवं PS2 दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में सिर्फ PS1 भाग लेगा, प्रकाश तंत्र 1 भाग लेगा, और अचक्रीय में प्रकाश तंत्र 1 भी भाग लेगा और प्रकाश तंत्र 2 दोनों भाग लेते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं, इसमें P700 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट कर आ जाता है, इसीलिए इसको चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। आप सबको पता है कि PS1 में अभिक्रिया का केंद्र होता है P700, तो P700 से लिखना इलेक्ट्रॉन पुनः विभिन्न गहराइयों से गुजरकर, आप सबको पता है जब जल का अपघटन होता है उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन विभिन्न गहराइयों से गुजरते हैं।
और विभिन्न ग्राहियों से गुजरकर वापस P700 के पास लौटकर आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। इसका अंत में देखते हैं, इसमें P680 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P680 के पास लौटकर नहीं आता है, जिसकी पूर्ति जल के प्रकाशिक अपघटन से होती है। जिसकी पूर्ति जल के प्रकाशिक अपघटन से होती है। मतलब आप सबको पता है इसमें जो P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पुणे किसके पास लौटकर नहीं आएंगे, P680 के पास लौटकर नहीं आते, इसीलिए इसको अचक्रीय प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हुई है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति किससे होती है, जल के प्रकाशिक अपघटन से, क्योंकि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं हम, इसमें O2 मुक्त नहीं होती है। जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें O2 मुक्त नहीं होती है, इसमें O2 मुक्त होती है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन होने से O2 रिलीज होती है। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, इसलिए इसमें O2 रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं, इसमें सिर्फ एटीपी का संश्लेषण होता है, इसमें सिर्फ एटीपी का संश्लेषण होता है। और इधर देखते हैं, इसमें एटीपी एवं NADPH+H दोनों का संश्लेषण होता है, दोनों का संश्लेषण होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में सिर्फ एटीपी का निर्माण होगा और इसमें एटीपी एवं NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। यह मुख्य अंतर है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यह कम प्रकाश में चलता है, मतलब चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यह मंद प्रकाश में भी चल जाता है, अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें हम लिख सकते हैं यह अधिक प्रकाश में चलता है। जो नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो ज्यादा प्रकाश में चलता है और जो साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कम प्रकाश में चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह अवायवीय अवस्था में चलता है और इसमें हम लिख सकते हैं यह वायवीय अवस्था में चलता है। इसको रन होने के लिए ज्यादा O2 की आवश्यकता होती है, इसको रन होने के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवायवीय अवस्था में चलता है, यह वायु अवस्था में चलता है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं हम, यह DCMU के प्रति असंवेदनशील होता है और इसमें लिख सकते हैं हम यह DCMU के प्रति संवेदनशील
होता है। यह DCMU के प्रति असंवेदनशील होता है। मतलब जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें DCMU की उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें DCMU के प्रति यह संवेदनशीलता दर्शाता है। DCMU क्या है हम डिस्कस करते हैं। DCMU के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। डाइमिथाइल यूरिया यह एक प्रकाश संश्लेषी विष है। यह एक प्रकाश संश्लेषी विष है। यानी DCMU की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। यह एक प्रकाश संश्लेषी विष है। यानी DCMU की उपस्थिति और अनुपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। यदि DCMU उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और यदि अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। परंतु जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है वह DCMU के प्रति असंवेदनशील होता है। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है यह DCMU के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। यदि ये उपस्थित होगा तो इसकी दर कम हो जाती है। यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो अचक्रीय जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसका यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बैक्टीरिया में संचालित होता है। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें कौन सा चलता है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। और यदि इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ग्रीन प्लांट हरे पादपों में कौन संचालित होगा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन संचालित होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। यानी जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसकी क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें P700 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट कर आ जाता है। जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसमें जो अभिक्रिया का केंद्र होता है P700 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट कर आ जाता है। देखो इसकी क्रियाविधि में क्या होगा। इसकी क्रियाविधि में सर्वप्रथम प्रकाश के जो फोटॉन्स होते हैं, जो प्रकाश के क्वांटम होते हैं, आपको पता है प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा के कण पाए जाते हैं जिनको प्रकाश के फोटोन कहा जाता है। वह प्रकाश के फोटोन अभिक्रिया केंद्र P700 से टकराते हैं। आप सबको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में PS1 भाग लेता है। तो सर्वप्रथम प्रकाश के फोटोन किससे टकराएंगे, अभिक्रिया केंद्र P700 से टकराते हैं, जिससे यह उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यह ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है और ऑक्सीकृत अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। वह इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम आयरन सल्फर प्रोटीन AFES आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ध्यान रखना, आयरन सल्फर प्रोटीन सर्वप्रथम P700 से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कौन, आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन से यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। विभिन्न ग्राहियों से मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन से यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फेरिडोक्सिन के पास आते हैं। फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आते हैं। साइटोक्रोम B6 से यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास आते हैं। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन PC के पास आते हैं और PC से इलेक्ट्रॉन पुनः P700 को दे दिए जाते हैं। एक इसलिए चक्रीय, इसीलिए इसको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है, क्योंकि P700 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौटकर आ जाता है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला किसे, P700 से, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F,
प्लास्टोसाइनिन पीसी, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चला गया, P700 के पास चला जाता है। इसलिए इसको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब फास्फोरिलीकरण में प्रमुख कार्य किसका होता है, एटीपी का निर्माण। तो इस क्रिया में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है। इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण किसके मध्य होगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उस गतिज ऊर्जा को कैच किया जाएगा और कैच करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर क्या बना लिया जाएगा, एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है। आपको इसमें जो इलेक्ट्रॉनों के ग्राही होते हैं उनका क्रम याद रखना है। सर्वप्रथम P700 से टकराएंगे, P700 से आयरन सल्फर प्रोटीन जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडोक्सिन के पास जाएंगे, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और पुनः किसके पास लौट कर आ जाते हैं, पुनः P700 के पास लौट कर आ जाते हैं। और इस क्रिया में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एटीपी का संश्लेषण कर लिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। अभी हमने चर्चा की थी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में, और अभी चर्चा करेंगे हम अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो क्रियाविधि है या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जेड स्कीम भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा क्रमिक प्रकाश तंत्रों में, इसको इस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को जेड स्कीम भी कहा जाता है। नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें सिर्फ PS1 भाग लेता है, इसमें PS1 और PS2 दोनों भाग लेते हैं। और इस अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। तो इसमें देखो सर्वप्रथम क्या होगा, प्रकाश के जो फोटोन होंगे वो अभिक्रिया केंद्र, इसमें आपको पता है PS2 में अभिक्रिया केंद्र क्या होता है, P680। तो जो अभिक्रिया केंद्र P680 से टकराते हैं। मतलब सर्वप्रथम प्रकाश के फोटोन अभिक्रिया केंद्र से टकराएंगे, टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी इसको उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन से होगा। और आपको पता है जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ऑक्सीजन मुक्त होगी और प्रोटॉन मुक्त होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, P680 के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब सर्वप्रथम जो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल के प्रकाशिक अपघटन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को किसने किया, अभिक्रिया केंद्र P680 ग्रहण करता है, जहां से ये थियोफाइनिन यानी थियो को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। थियोफाइनिन। आप हमेशा ध्यान रखना अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है थियोफाइनिन या थियो। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया, थियोफाइनिन ने। यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, थियो के पास। थियो से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास चले जाते हैं, सॉरी प्लास्टोक्विनोन के पास, सॉरी किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास। थियो से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास जाते हैं। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से यही इलेक्ट्रॉन PS1 को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टोसाइनिन दोनों तंत्रों के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है, के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है।
दोनों तंत्रों के मध्य किसका कार्य करेगा? योजक कड़ी का कार्य करता है कौन? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ps1 को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ps1 से, और ps1 में अभिक्रिया जो केंद्र होता है वो कितना होता है? p700, यानी इलेक्ट्रॉन p700 को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। p700 से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन जो ps1 का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे दिए जाते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडोक्सिन को दे दिए जाते हैं। और फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन अंत में NADP को दे दिए जाते हैं। अंत में किसको दे दिए जाएंगे? NADP को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में विभिन्न ग्राहियों से गुजर कर आते हैं, और जो जल के प्रकाशिक पटल से जो प्रोटॉन मुक्त हुए थे, H+ आयन मुक्त हुए थे, वो डायरेक्ट NADP के पास आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ग्रहण करके NADP का NADPH2 में अपचयन हो जाता है, जिसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में किया जाता है। अभी यह जो देखने की बात है वो यह है कि इस अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में P680 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P680 के पास लौटकर नहीं आता है। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में P700 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौटकर आ जाता है। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में P680 से निकला इलेक्ट्रॉन P680 के पास पुनः लौटकर नहीं आता है। आप देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला P680, थियोफाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS1 में चला गया यानी P700 के पास, P700 से आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडोक्सिन, और अंत में NADP को दे दिया जाता है। NADP इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और जो जल के प्रकाशिक पटल से जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं उनको ग्रहण करके NADPH2 में बदल जाता है। अब इस क्रिया में अभी किसका निर्माण हुआ है? सिर्फ NADPH2 का निर्माण हुआ है। और मैंने आपको बताया था अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक प्रवाह में प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम के मध्य ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसका उपयोग करके ATP का संश्लेषण कर लिया जाता है। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इस इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की जो क्रिया होती है और इस क्रिया से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस गतिज ऊर्जा को ग्रहण करके प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम के मध्य ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर ATP का निर्माण कर लिया जाता है। इस ATP और NADPH2 का निर्माण अप्रकाशिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को क्या बोला जाता है? जेड स्कीम भी बोला जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जेड स्कीम को समझाइए, तो आपको उसमें अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण करना है। और ये इलेक्ट्रॉन निश्चित ग्राहियों द्वारा गुजरते हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है। सर्वप्रथम प्रकाश के फोटोन P680 के पास गए, P680 के थियोफाइनिन के पास गए, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है PS2 का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है थियोफाइनिन। थियोफाइनिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन के पास, और फिर PS1 में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन दोनों तंत्रों के मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है। दोनों तंत्रों को जोड़ने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? प्लास्टोसाइनिन। P700 से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडोक्सिन के पास, और अंत में यह इलेक्ट्रॉन NADP को दे दिए जाते हैं। NADP इन इलेक्ट्रॉनों को और जल के प्रकाशिक अपघटन से जो H+ आयन मुक्त हुए हैं, इन दोनों को ग्रहण करके NADPH2 में बदल जाता है। यहां पर आप देखोगे P680 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः P680 के पास लौटकर नहीं आता है, इसलिए इसको अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। और इस क्रिया में प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम के मध्य
एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण कर लिया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।